हो गया ना? यस सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली इनकम टैक्स कैपिटल गेन है ना सर। तो इनकम टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स में कैपिटल गेन हेड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करना है। लास्ट वीक मैंने आपको कैपिटल गेन का इंट्रोडक्शन बताया था। तब कैपिटल गेन क्या है इसका एक ओवरव्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मुझे याद है, आप लोगों को भी शायद याद होगा। तो आज डिटेल्स में लिखना भी है प्रोविजंस को, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस के तरफ भी बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, लास्ट वीक का जो इंट्रोडक्शन था, जो ओवरव्यू था, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। मतलब मैंने लास्ट दिन समझाया था बट कुछ लिखाया नहीं था आप लोगों को, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाना जरूरी है। तो चलो एक काम करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि कैपिटल गेन जो चैप्टर है ये बेसिकली इनकम टैक्स में जो 5 हेड्स होता है ना, उस 5 हेड में से एक हेड कैपिटल गेन हेड होता है सर। ठीक है, मतलब आप सबको पता भी है, बहुत अच्छे से पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम को 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तब आप कहीं से भी आपका इनकम का सोर्स होना क्यों, आपको 5 हेड दे दिया गया। ठीक है, कि भाई आप जहां से मर्जी कमाओ, हम तो 5 हेड के अंदर आपका गिनती कर लेंगे। कौन बताता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है। और उस 5 हेड में सबसे पॉपुलर, सारा पॉपुलर है, सैलरीड इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, कैपिटल गेन का इनकम, और अदर सोर्स का इनकम। जिसका कहीं जगह नहीं होता वो अदर सोर्स पे चला जाता है। और कैपिटल गेन बेसिकली कैपिटल एसेट्स को सेल करके जो गेन होता है, दैट इज कैपिटल गेन। लेकिन हमें आपको आज ये भी बताना पड़ेगा सर, डिटेल्स में लिखना है कि कैपिटल एसेट क्या है। कैपिटल एसेट मतलब सिर्फ कोई 3 लाइन का डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मैं आपको बताऊंगा कैपिटल एसेट क्या है। ठीक है, लिखाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, मैं आपको लिखाऊंगा। तो आपका पेन कॉपी रेडी करो कि कैसे कैपिटल एसेट्स है, इसके बारे में लॉ क्या कहता है, टैक्स क्या कहता है, और वो कैपिटल एसेट को सेल करके कैपिटल गेन कैसे होता है पता चल जाएगा, है ना। पहले आप कैपिटल एसेट क्या है वो तो जानो, पर तब ना पता चलेगा कि सेल करके गेन कैसे होता है। पहले ये पता होना बहुत जरूरी है ना, कि कैपिटल एसेट क्या है। सो धीरे धीरे फिर कैपिटल गेन ऑन रिलेटेड रेट ऑफ टैक्स, मतलब कैपिटल गेन में डिफरेंट काइंड ऑफ रेट भी होता है, कुछ डिस्काउंट रेट भी होता है, और कुछ कंप्लीट रेट भी होता है जो थोड़ा हटके है। और ये हटके सिस्टम नॉट जस्ट लैंड बिल्डिंग के केस में, स्टॉक मार्केट के केस में, जो लोग स्टॉक मार्केट, आजकल आप लोगों में से बहुत लोग स्टॉक मार्केट से इनकम करते हो, आई नो दैट। इवन स्टॉक मार्केट का पढ़ाई भी करते हो डेली मॉर्निंग में 9 बजे से जो क्लास चलता है 9:30 से। ठीक है, आप लोगों में से काफी लोग हैं जो इक्विटी डेरिवेटिव का, स्टॉक मार्केट का क्लास करते हो। सो ये सब इक्विटी डेरिवेटिव या स्टॉक मार्केट में जो कैपिटल गेन होता है, ठीक है, या फिर जो ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ये भी कैपिटल गेन के अंदर ही आता है। लेकिन आपको मैं शायद एक बार बताया भी था किसी क्लास में कि कैपिटल मतलब स्टॉक मार्केट का जो कैपिटल गेन है, इसके ऊपर सेबी ने एक कोर्स भी जनरेट किया। मतलब सेबी ने एक स्पेशल कोर्स भी बनाया जो सिर्फ स्टॉक मार्केट कैपिटल गेन को मतलब देखभाल करेगा। मतलब ये भी एक जगह है, मतलब आपको तो कैपिटल गेन में सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, इनकम टैक्स में हम लोग सारा डिटेल्स पढ़ेंगे। बट आपको मैं बता दूं कि जिसको एनआईएसएम देना है वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो एनआईएसएम का पेपर है, जैसे एनआईएसएम में पॉपुलर इक्विटी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, रिसर्च एनालिस्ट, ये सब प्रोग्राम के बारे में आप लोग स्टार्ट कर चुके हो बहुत लोग। बट जो लोग ऐसा भी सोचते हो कि हमें कैपिटल गेन टैक्स के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना है जो स्टॉक मार्केट को डील करता है, वो सोच सकते हो सर। ठीक है, बिकॉज उसमें भी यही सिलेबस है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ पॉइंट या म्यूचुअल फंड रिलेटेड पॉइंट्स को थोड़ा कवर करना होता है। बाकी यहाँ पर भी करेंगे हम लोग इनकम टैक्स क्लास में, वहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक से भी रिलेटेड कुछ पॉइंट होगा तो वो एक बार देखना पड़ेगा। तो बेसिकली पॉइंट है, सब कनेक्टेड टॉपिक है, जितना हो सके लूट लो सर। ठीक है, लूटने का चल रहा है, लूट मार चल रहा है, लूट लो। मतलब अपना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने सीवी को थोड़ा और बूस्ट कर लो, अपना नॉलेज को थोड़ा सा और एनहांस करो। ठीक है, हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ, चालू हो जाते हैं, काम ही क्या है।
आप लोगों का दिमाग खाना। तो कैपिटल गेन सेक्शन क्या है कैपिटल गेन का? नॉर्मली 45 से, बोलो सर, 45 से 55। स्क्रीन शेयर है सबके साथ, रीडिंग कर लो सर। इनकम टैक्स कैपिटल, लास्ट दिन में आपको प्रोफॉर्मा समझाया था थोड़ा सा, आज लिखा भी दूंगा, ठीक है। बहुत वाइटल टॉपिक। तो मैंने आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि ओनली कैपिटल गेन के ऊपर स्पेशलाइज नॉलेज लेके लोग अपना करियर कंप्लीट करते हैं, मतलब जिंदगी बीत जाता है सिर्फ कैपिटल गेन में नॉलेज रख के। इतना भी ऐसा ऐसा भी काम होता है कंपनी के पास, कैपिटल गेन में अगर आपका अच्छा ग्रीफ है ना, तो भी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो लाइफ। तो सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55 का जो एरिया है, ये कैपिटल गेन के बारे में बात करते हैं। एक सिंपल तरीके से थोड़ा लिखो सर, फिर मैं डिटेल्स में भी लिखाऊंगा। एज पर सेक्शन 45 subsection 1, any profit or gain arising, कुछ स्पेशल अमेंडमेंट्स भी है, वो भी समझाऊंगा। एनी प्रॉफिट्स और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। समझ रहे सर? As per section 45 subsection 1, any profits or gains, any profit or gain arising from transfer of capital asset is called capital gain। ठीक है। अब बात ऐसा है सर, ये तो अच्छा बोला आपने, यस मैंने अच्छा बोला, पर सर इसमें भी है कुछ और अच्छा बात। जैसे ये जो 3 लाइन है ना, इस 3 लाइन के अंदर कैपिटल गेन चैप्टर का मतलब मेन पॉइंट छुपा हुआ है। सर कैसे कैसे छुपा हुआ है, निकालो। चलो सर निकालते हैं। अगर आपको कैपिटल गेन चैप्टर को समझना है तो आपको कुछ पॉइंट यहीं से आपको समझना पड़ेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपको समझना ये चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांसफर क्या है, इसमें आपको ग्रिप क्रिएट करना। ट्रांसफर के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 बात करता है, डिस्कस करना है सर, आगे आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। कैपिटल एसेट क्या है, इसके बारे में मुझे आपके साथ डिस्कस करना। कैपिटल एंड फिर जाके आपको पता चलेगा कैपिटल। बक्सा बना लो, ऐसे गोल कर लो या बॉक्स कर लो, जो करना है कर लो। मीन्स इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ यू अंडरस्टैंड कैपिटल, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कैपिटल गेन, then you must understand transfer, you must understand capital asset, and you must understand capital gain then on, ठीक है। सो कैपिटल गेन गुड को मॉर्निंग समझने सर। के लिए, गुड मॉर्निंग सर, कैपिटल गेन को क्लियरली समझने के लिए ट्रांसफर को एज वेल एज कैपिटल एसेट को, कैपिटल एसेट के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 बात करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ठीक है, ये कैपिटल एसेट के बारे में बात करता है। सो एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, जिसके बारे में कहा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में, ऑफ कैपिटल एसेट, जिसके बारे में कहा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, इज कॉल्ड कैपिटल गेन। अब सवाल तो वही है ना सर, कैपिटल एसेट समझाओ पहले। यस चलो सर, मैं आपको कैपिटल एसेट के बारे में लिखाता हूँ। इसके बारे में कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट के बारे में क्या कहता है। चलो थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ठीक है सर।
है नहीं, ठीक करना पड़ेगा, है ना सर? फिर ठीक होता नहीं है, लेकिन हर चीज ठीक करना पड़ता है, सर क्या बोलते हैं? कहते हैं ना, ये एक मूवी देखा था मैं शाहरुख खान का, स्वदेश बोल के, हम लोगों ने देखा। उस मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग था, मुझे डायलॉग बहुत पसंद आया। आज नहीं सर, मैं कम से कम 2004-5 का मूवी है तभी देखा था। मूवी में एक डायलॉग था, डायलॉग मुझे बड़ा पसंद, कहता है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी चीज परफेक्ट होता नहीं है, उसे परफेक्ट करना पड़ता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 का जो डेफिनेशन है, कैपिटल एसेट मीन्स कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by SSC, property of any kind held by an SSC, held by an SSC, whether or not connected with his business, whether or not connected with his business or profession, whether or not connected with his business or profession, लिखना सर, बिजनेस और, समझा दूंगा सर, थोड़ा वेट कर जाओ, पहले थोड़ा लिख लो, कुछ पॉइंट लिखना जरूरी होता है। लिख रहे हैं ना सब कोई, लिखते रहना। पॉइंट बी, एनी सिक्योरिटीज held by, सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर, समझ रहे हो ना सर? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब क्या होता है? ये सब सिक्योरिटीज होता है। हाँ सर, जानते हो ना? जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो, जो लोग म्यूचुअल फंड का कोर्स कंप्लीट कर चुके हो मेरे पास, ठीक है, आई थिंक उनको तो सिक्योरिटीज के बारे में डिटेल्स नॉलेज मिल चुका होगा। इसलिए जो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स है और जो लोग एनआईएसएम में म्यूचुअल फंड कवर कर रहा है, उनको मैंने काफी डिटेल्स में म्यूचुअल फंड पढ़ाया, रिसेंटली कंप्लीट किया, अभी भी एक्स्ट्रा क्लास देना बाकी है, नो सर। लेकिन वहां पर मैंने सिक्योरिटीज के बारे में इतना डिटेल्स में चर्चा किया, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे एनएससी के साइड में जाओगे ना, तो आपको हर तरह का सिक्योरिटी ऐसे भी नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एनएससी में गया, ये देख सकते हैं। एनएससी के अंदर आपको इंडिसेस, इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, रेफरेंस रेट, मार्केट टर्नओवर, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो एनएससी, एनएससी बॉन्ड मार्केट में जाने से और डिटेल्स में दिखता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का साइट है ये, जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपको पता चलना चाहिए, मतलब जो हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, ये सिर्फ कोई सिंपल सा पढ़ाई नहीं है, ये डे टू डे कैपिटल मार्केट एक्टिविटी है सर, ठीक है। जस्ट किताबी बात बोल के ना, किताब ओपन किया और भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जिंदगी के मतलब हर एक पहलू में इसको यूज करना चाहते हो, तो ये हमारे लाइफ के साथ बड़ा ही जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एनएससी बॉन्ड भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और ये डिवेंचर भी होता है जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है। इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड डिवेंचर सिमिलर पैरामीटर में काम करता है। ऐसे आप देख सकते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सब क्या किया देखो, ये देखो सर, कूपन रेट, फेस वैल्यू, ठीक है, ये सब क्या इशू कर रहा है? ये सब हमें बॉन्ड या डिवेंचर इशू कर रहा है, ठीक है। हमें अगर खरीदना है तो हम यहाँ से खरीद सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा अच्छा साइट भी आ गया, ब्रोकिंग साइट, जीरोधा, आप स्टॉक्स, आप वहां से जीरोधा, जैसे जीरोधा का एक बड़ा पॉपुलर है जीरोधा कॉइन बोल के, ठीक है। आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करो, जीरोधा कॉइन में जाओ, और वहां पर जाके आप म्यूचुअल फंड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, ठीक है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट यहाँ पर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है
सर ऐसे तो इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, बट अगर आपको नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को यूज करके आप ये सब बॉन्ड्स वगैरह आप खरीद सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये सारा मैटर डिस्कस ऐसे होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड टॉपिक के अंदर ये सारा मैटर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। कोई बात नहीं, जानकारी के लिए बता दिया। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको प्यार से कहते हैं FII, इनको प्यार से कहते हैं FII। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स व्हिच हैज इन्वेस्टेड, तो जो FII मतलब फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है, जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तभी तो इंडियन स्टॉक मार्केट में रैली होता है सर। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में अचानक से बहुत ग्रोथ दिखता है ना, एक्चुअली जब ग्रोथ होता है तो आप समझ लेना कि फॉरेन मनी इंडियन मार्केट में आया है, तभी उसके बारे में इंडियन मार्केट में ग्रोथ नजर आता है। मैंने रिसेंटली एक क्लास लिया था, उसमें मैंने एक आर्टिकल डेवलप किया था, उसमें मैंने बताया इसके बारे में। जस्ट आपको शो करता हूँ, एक सेकेंड। टेन की फैक्टर्स फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट, इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया रिसेंटली क्लास में। इसमें ये जैसे आप फंड फ्लो देख रहे हैं सर, ये फंड फ्लो और कुछ नहीं था, ये बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा। ठीक है, इसमें नॉर्मली फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकता है, फॉरेन म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली US एंड यूरोपियन मार्केट। ठीक है, ये हमारे इंडिया में बहुत इन्वेस्ट करता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है सर कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कोरोना पीरियड के बाद, कोरोना का फर्स्ट वेव के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में करीब 1 लाख करोड़ का फॉरेन इनफ्लो आया, 1 लाख करोड़ का। ठीक है, उसके बाद 2021 मतलब कोरोना के सेकेंड वेव के बाद इसमें से कुछ फंड विड्रॉल भी हो गया, सेल भी हो गया, तब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में उसका इफेक्ट दिखा था कि मार्केट नीचे चला गया। लोगों को पता नहीं चलता कि मार्केट उठ गया, मार्केट गिर गया, मार्केट उठ गया, मार्केट गिर गया। अरे भाई, मार्केट उठता क्यों है और मार्केट गिरता क्यों है, इसके पीछे ना एक सॉलिड रीजन होता है। ठीक है, इसके पीछे एक सॉलिड रीजन होता है, ऐसे ही नहीं हवा में, मतलब कोई तुक्काबाजी नहीं चलता रे बाबा। ठीक है, कि मार्केट ऐसे ही उठा ऐसे ही गिरा, ऐसा नहीं है। ये सब पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट में कैपिटल फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सब चीज समझोगे ना तो ये सब समझना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये जो हमें नजर आता है ना, जैसे निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये जो मार्केट में अप डाउन नजर आता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे रीजन है, लेकिन जब मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा अप और बड़ा बड़ा डाउन नजर आता है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, ये मैं 2017 से भी आप देख सकते हो, तो लंबा लाइन है स्टॉक मार्केट का। मैं स्टॉक मार्केट में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, बस एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। ये जो मार्केट में अचानक हाई बन गया है, मतलब मार्केट इतना यहाँ चल रहा था, 11,000 से गिर के 7,000 हो जाता है, लोगों को डर लग जाता है, ये भगवान क्या हो गया, हाँ हाँ लूट लिया, हम तो लूट गए। हाँ, उसके बाद जैसे ही 7,000 से ये वापस छलांग मारा। ठीक है, ये जो छलांग मारा था ना 2020 में, ये FII के कारण हुआ था सर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में बड़ा पॉजिटिविटी दिखाया था, और धीरे धीरे मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, धीरे धीरे इतना पैसा इनफ्लो हुआ था जिसका ऑलमोस्ट अमाउंट बना था 1 लाख करोड़ के आसपास, और ये पैसा का फ्लो मार्केट को 7,000 से 17,000 तक लेके आ गया। उसके बाद थोड़ा सेल बना, उसके बाद फॉरेन मार्केट का जो कैपिटल था वो थोड़ा सा सेल होके वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करके जैसे जाना चालू किया, मार्केट थोड़ा सा थोड़ा बहुत अप डाउन ले रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा विड्रॉल नहीं हुआ, 50% विड्रॉल हुआ। इंडियन मार्केट में जैसे LIC वगैरह भी ऑन इन्वेस्टमेंट किया, जिसको हम लोग DII बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका पैसा भी मार्केट में है ना, इसलिए बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, बट ये उठना गिरना चालू है। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है सर। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक डिटेल्स में क्लास लिया, तो उसमें मैंने डिटेल्स डिस्कशन किया कि मार्केट में ये अप डाउन होने के पीछे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर कैसे काम करता है। कोई बात नहीं, अगेन नॉलेज के लिए समझाया। ये सब स्टॉक मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर हम लोग जो कैपिटल गेन चैप्टर में भी जो बहुत सारा चीज इसके बारे में बात करने जाएंगे, और कैपिटल एसेट में भी हम जब आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कैपिटल एसेट मीन्स property of any kind held by an assessee whether or not connected with his business or profession। फिर मैंने आपको सेकेंड पार्ट में क्या लिखाया, एनी सिक्योरिटीज
held by a foreign institutional investors which has invested. देखो सर, एक छोटा सा पॉइंट था, मैं चाहता तो इसको लिख के निकल जाता, लेकिन ये ना आपके लिए एक छोटा सा वर्ड बन के रह जाता। अब बात को समझे, FII होता है, आप रटते हो, लेकिन FII करता क्या है, FII का रियल लाइफ एक्टिविटी क्या है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो आपको नहीं लगता कि आपका पढ़ाई आधा अधूरा है। मतलब आप आधा जानते हो, मतलब आपके पास आधा सच है, मतलब आधा झूठ है ना। हम आधा जानते हैं मतलब आधा झूठ ही जानते हैं, या फिर आधा गलत जानते हैं, या फिर आधा नहीं जानते। आधा चीज हमेशा खराब होता है सर। जैसे कहते हैं, बड़ा अच्छा लाइन है, एक टीवी एडवर्टाइजमेंट देखा, बोलते हैं कि एवरेज इज द एनिमी मेक इट लार्ज। ठीक है, एवरेज इज द एनिमी सर मेक इट लार्ज। अब ये कौन से एडवर्टाइजमेंट में आता है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, नाम नहीं मिलता सर। Which has invested in such securities। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा है? Any securities held by a foreign institutional investors which has invested in such securities in accordance with in accordance with सेबी रेगुलेशन। अपने मर्जी से कुछ नहीं होगा, जो कोई भी इन्वेस्ट करेगा फॉरेन से, सेबी रेगुलेशंस के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये रहा सेबी का साइट। ज़्यादा सेबी के बारे में जानना हो तो आप सेबी के साइट विजिट कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे मैं इसके बारे में भी आपको बताता रहता हूँ लॉ के क्लास में भी। और जो लोग CS एग्जीक्यूटिव या CS एंड CMA फाइनल का क्लास करोगे, ठीक है, या जो करते हो, उनको पता है कि सेबी के ऊपर लॉ है आप लोगों का। ठीक है, इसको सिक्योरिटी लॉ कहते हैं सर। CS इंटर में ही पढ़ाया जाता है और CMA फाइनल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को सेबी के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सेबी NISM बोल के एक होता है, जो सेबी का ही एक एजुकेशनल विंग है। आप अगर स्टॉक मार्केट सेगमेंट में या सेबी की जो अलग अलग पढ़ाई होता है जिसके ऊपर बेस करके फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट लेवल में जॉब भी प्रोवाइड किया जाता है। और नॉट जस्ट दैट, अगर किसी को आगे जाके स्टॉक मार्केट लेवल में MBA वगैरह भी करने का सोच रहे हैं ना, तो वो MBA भी कर सकता है स्टॉक मार्केट लेवल। MBA बाद में कर सकता है सर, अभी से करने का जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो सेबी का जो NISM का जो डिग्रीज होते हैं ना, वो सब सर्टिफिकेशन आप ले लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट लेवल में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता, अलॉन्ग विद योर CA में अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर इन दैट केस आप पोस्ट ग्रेजुएट जो MBA डिग्री है वो भी ले सकते हो। बट इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर एरिया है, जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, दैट इज NISM का जो कोर्स वगैरह होता है, आप वो सब कर सकते हो। जो NISM सर्टिफिकेशन या ऐसे नाम पे कहा जाता है, उसमें सेबी रिलेटेड सारा चीजें सिखाया जाता है, अलग अलग टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम रैंडमली बोला गया। ये बॉम्बे में NISM का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये बॉम्बे में NISM का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर सेबी का जो ये डिग्री और सेबी का जो मतलब ओवरऑल जो टॉप लेवल एनालिसिस जो होते हैं, इसके थ्रू से ये लोग बताते हैं। ठीक है, ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, सरकारी है, नेशनल एपेक्स बॉडी फॉर रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग प्रोफेशंस इन इंडिया। ठीक है, दिन पे दिन इसका डिमांड और बढ़ता जाएगा। ठीक है, और काफी अच्छा चीज है आप लोगों के लिए, काफी कनेक्टेड है, मतलब CA वालों के लिए काफी कनेक्टेड पॉइंट्स है। थैंक यू सर, आगे बढ़ते हैं। मेरी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी एक इंस्टीट्यूट है इंश्योरेंस का, IIDI। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूड ऑन और आफ्टर, सर एक चीज भूलना मत, मैं बहुत सारा बात कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज मत भूलना, हम लोग एक्चुअली कैपिटल एसेट क्या है वो बता रहे हैं आपको। सर एक कैपिटल एसेट बताने के लिए आप तो मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी हर चीज में जा रहे हो। सर क्या करें, पॉइंट आता है तो बोल देता हूँ। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस इशूड ऑन और आफ्टर 1st of October 2021 to which exemption under section
10 subsection 10D does not apply. ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D क्या है? जो लोग प्रीवियसली इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, उनको समझ में आ रहा है। जिनका नहीं हुआ वो या तो बाद में करेगा या तो रिकॉर्डेड लेके अभी एक बार देख लेगा, ठीक है। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के बारे में हम लोग इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम बोल के एक चैप्टर आता है, अलॉन्ग विद एग्रीकल्चरल इनकम। उसके अंदर डिटेल्स में डिस्कशन किया जाता है। जो भी हो, यहाँ पर इतना समझो कि अगर कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है, सर ये क्या है समझा दो थोड़ा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस बताते हैं, रुक जाओ। इसको प्यार से यूलिप कहते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है। अगर आप लोग देखोगे ना, आपको थोड़ा सा अगर आँख कान खोला रखोगे, आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट नजर आएगा। टीवी में ये सब एडवर्टाइजमेंट आता है सर। यूलिप स्कीम मैं बताता हूँ क्या है, पहले थोड़ा लिख लो। Any unit linked insurance issued on or after 1st of February 2021 to which exemption under section 10 subsection 10D does not apply on account of premium payable, on account of premium payable exceeding rupees 2,50,000 for any of the previous year, for any of the previous year during the term of such policy. During the term of such policy. थोड़ा पैरा चेंज करके लिखना, पैरा चेंज करके लिखना। In a case where premium is payable by a person for more than one unit, more than one unit linked insurance premium issued on or after 1st of February 2021 and the aggregate of premium. Sir, more than 1 year per year. Unit linked insurance premium 2LIP short form है, issued on or after 1st of February 2021 and the aggregate of premium payable on such ULIPs exceeds rupees 2,50,000 for any of the previous year, for any of the previous year during the term of such ULIPs. आप लोगों को लग रहा है सर ये क्या यूलिप्स चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा वेट कर जाओ, जरूरत से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D would be available in respect of those units at the option, bracket में लिखना, at the option
the assessment. Whose aggregate premium payable does not exceed is 2,50,000 for any of the previous year. For any of the previous year, ये सब पहले नहीं होता था, ये सब रिसेंट में आया है सर. For any of the previous year during their term, all other reliefs मतलब ये जो भी मैंने लिखा है आपको, all other reliefs will be capital assets. All other reliefs would be capital. सबसे पहले तो मुझे आपको कैपिटल एसेट बताने के पहले यूलिप क्या है वो बताना पड़ेगा, है ना? यही चल रहा है मन में आप लोगों का, बताना क्या है यूलिप दिखा देते हैं. बहुत सारा यूलिप मिलता है मार्केट में, एसबीआई का है, आईसीआईसीआई का है. आप लोग शायद आईसीआईसीआई टू का बहुत एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, टीवी में बहुत आता है. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान मतलब ये बेसिकली एक इंश्योरेंस भी है और म्यूचुअल फंड भी. क्या होता है इसमें, आप प्रीमियम भरते रहोगे, ये आपका इंश्योरेंस का भी काम करेगा और ये आपका म्यूचुअल फंड का भी काम करेगा. सर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सर दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. हाँ, वो डिफरेंट एनालिसिस है. अगर आप मुझे पूछोगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो यूलिप आपके लिए नहीं है. बट हाँ, अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है, आपको इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड एक साथ कॉम्बो में चाहिए होता है, तो इन दैट केस दिस आर नॉट बैड. ठीक है, ये देखो क्या बता रहे हैं, सिस्टमेटिक सेविंग्स प्लान विद 16 फंड्स. ठीक है, 16 फंड्स मतलब अलग अलग फंड आपके लिए बना के रखता है. ठीक है, ठीक है. टैक्स फ्री मार्केट लिंक रिटर्न, लाइफ कवर टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस मतलब इंश्योरेंस, वेल्थ बूस्टर्स 3.25% फ्रॉम द कंपनी, unlimited free switches between funds, flexibility of contribution and withdrawal, return of charges on maturity, tax savings on premiums under sections 80C. ठीक है, तो बात ऐसा है कि ये जो यूलिप स्कीम होता है ना, ये एक बेसिकली मिक्स्ड अप होता है. तब इसमें इट्स लाइक जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो एक यूलिप का है कि मैच्योरिटी बेनिफिट प्रीमियम 5,000 करके पर मंथ दे रहा है, 20 साल तक दे रहा है. ठीक है, और ये यूनिटाइज मतलब आपका ये आपका कंपाउंड होते होते आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको प्रोवाइड करेगा, और अगर कुछ इंश्योरेंस का जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए भी आपको कंट्रीब्यूट करेगा. तो ये बेसिकली एक तरफ म्यूचुअल फंड भी है और एक तरफ ये आपका एक इंश्योरेंस प्लान भी है. तो ये एक कॉम्बो इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है. ये सबको ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है कि आप अपने लाइफ में जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, लेकिन ये इंश्योरेंस के साथ ये कॉम्बाइन कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इट्स अ कॉम्बाइन कॉन्सेप्ट. तो बात ऐसा है कि ये जैसे यूलिप आईसीआईसीआई का मैंने आपको दिखाया, सिमिलरली बजाज एलियंस का भी एक यूलिप लाइफ प्लान दिखाई दे रहा है सर मुझे. ठीक है, तो ये सब यूलिप प्लान के बारे में ही आपके सामने ये वाला है मैं आपको दिखाया, मतलब अभी अभी आपको मैंने लिखाया जो उसको मैं आपको पढ़ा के फिर से एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअली आपने लिखा क्या. कहता है कि एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस इशूड ऑन और आफ्टर 1 February 2021, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं था, टू व्हिच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D डज नॉट अप्लाई. इसमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में भी कोई एग्जेम्पशंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता on account of premium payable exceeding rupees 2,50,000 for any of the previous year during the term of such policy. ठीक है, फिर कहता है in a case where premiums is payable by a person for more than one unit issued, मतलब एक से ज्यादा यूनिट में आप प्रीमियम भरते हो 1 February 2021 के बाद,
and the aggregate of the premium payable on such ULIPs exceeds rupees 2.5 लाख, मतलब 2,50,000 क्रॉस कर जाता है प्रीमियम वैल्यू for any of the previous year during the term of such ULIPs. The exemption under section 10 subsection 10D would be available in respect of those ULIPs at the option of the assessee whose aggregate premium payable does not exceed 2.5 lakh for any of the previous year during their term. All other ULIPs would be capitalized. मतलब जो 2.5 लाख से नीचे रहेगा, ठीक है, जो 2.5 लाख से अगर वो 2.5 लाख क्रॉस कर भी जाता है तो उसमें एसएससी के पास ये ऑप्शंस रहेगा कि वो उसमें से चूज कर सकता है। यहाँ पर एग्रीगेट यूलिप का बात है, मतलब अगर एक यूलिप स्कीम को छोड़ के आप 4-5 यूलिप स्कीम चलाते हो, इसका ओवरऑल वैल्यू 2.5 लाख क्रॉस अगर नहीं करते, यूलिप एक्सीड्स रुपीस 2,50,000 फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब अगर 22-23 का बात है तो 21-22 प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच यूलिप्स द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D जिस पे अवेलेबल हो सकता है एसएससी के ऑप्शंस के पास ऑप्शंस है whose aggregate premium payable does not exceed 2,50,000 for any of the previous year during their term, ठीक है। ऑल अदर यूलिप्स, अगर इसको छोड़ के, मतलब ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पर लिखाया, इसको छोड़ के अगर बाकी जो भी यूलिप स्कीम अगर आपका प्रीमियम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपका कैपिटल एसेट ट्रीटमेंट, ठीक है। बस यही एक सिंपल सा बात है। तब अगर 2.5 लाख के अंदर है, ठीक है, तो 2.5 लाख के अंदर अगर सिंगल पॉलिसी है तो वो यूलिप ना भी हो सकता है, लेकिन अगर एग्रीगेट पॉलिसी में 2.5 लाख के अंदर आ जाता है और अगर उसको क्रॉस करके चला जाता है तो इन दैट केस उसको छोड़ के बाकी जो भी यूलिप रहेगा सारा का सारा कैपिटल एसेट में ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। डोंट वरी, आगे आगे कुछ एग्जांपल आपको मैं लिखाऊंगा तो और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा, क्योंकि ये बस मैं प्रोविजंस दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर क्लियर नहीं हो रहा है। डोंट वरी, जैसे जैसे आगे आगे मैं आपको केस लॉ बताऊंगा ना, एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। पहले मुझे थोड़ा कैपिटल एसेट का सारा कंप्लीट एक बार मुझे करवाने दो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। बस इतना जानो, कैपिटल एसेट के अंदर यूलिप ऐसे तो आ जाता है बट उसका कुछ लिमिटेशन, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको क्या क्या लिखा है कैपिटल एसेट के अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशंस, ये एक बात हो गया। दूसरा, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर्स which has invested in such securities in accordance with the SEBI regulations, and a special point था any unit link insurance issued on or after 1/2/2021 to which exemption under section 10 subsection 10 does not apply on account of premium payable exceeding 2,50,000 for any of the previous year during the term of such policy. In a case where premiums is payable by a person for more than one ULIP issued on or after 1/2/2021 and the aggregate of the premium payable on such ULIP exceed rupees 2,50,000 for any of the previous year during the term of such ULIPs, the exemption under section 10 subsection 10D would be available in respect of those ULIPs at the option of the assessee whose aggregate premium payable does not exceed 2.5 lakh for any of the previous year. बाकी जो भी यूलिप दिखेगा वो कैपिटल एसेट ट्रीट हो जाएगा, मतलब उसको बेच के अगर गेन होता है तो कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल करेंगे तो क्लैरिटी और हो जाएगी, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुआ। ये तो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाया कैपिटल एसेट का, ठीक है, लेकिन इसमें और कुछ बात है ना सर। However, it does not, ये एक न्यू मतलब एंट्री था जो मैंने आपको लिखाया। However, it does not include, मतलब कैपिटल एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता, थोड़ा लंबा चौड़ा बात चल रहा है सर। बट इट, however, it does not include, मतलब इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, किसमें, कैपिटल एसेट्स में। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक इन ट्रेड, ध्यान से समझना सर, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, मतलब आपको मैं कैपिटल एसेट समझाते समझाते उसका एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी आपको मैं लिखा रहा हूँ। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ध्यान से समझना सर बात। मतलब आप जिस चीज का धंधा करते हो, बात को समझो, स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो मेरा कैपिटल एसेट नहीं, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूँ वो मेरा कैपिटल एसेट, ठीक है। लेकिन इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है उसको आप स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, यस कर सकते हो।
जब कन्वर्जन होता है उसमें कैपिटल गेन क्या क्या टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है, आगे आगे चर्चा होगा, आगे आगे चर्चा होगा, बट पहले इतना तो लिख लो। एनी स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब, अगर आप बिल्डिंग का बिजनेस करते हो तो बिल्डिंग आपका स्टॉक है, अगर आप बिस्किट्स का बिजनेस करते हो तो बिस्किट्स आपका स्टॉक है, अगर आप मोबाइल का बिजनेस करते हो तो मोबाइल आपका स्टॉक है, बट अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हो तो ज्वेलरी आपका स्टॉक है। तो एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन, इसमें भी एक्सेप्शन, अदर देन सिक्योरिटीज, इसके बारे में मैंने अभी अभी आपको लिखा है ना, सिक्योरिटीज रेफर्ड अबव छोड़ के, any securities, any stock in trade, consumable stores, consumable stores और raw material, raw material held for the purpose, raw material held for the purpose of the business, raw material held for the purpose of the business or profession। जैसे मानो आपको कुछ प्लांट में या मशीनरीज में आपको कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करना है और आप उसका रॉ मटेरियल अपने गोडाउन में रखते हो, तो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड के बारे में बात करें, ठीक है। तो स्टॉक इन ट्रेड क्या हो गया आपका, स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट नहीं, याद रखिएगा सर। अनदर पॉइंट जो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट्स, थोड़ा बड़ा चलेगा सर, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन थोड़ा लंबा खींचूंगा मैं, क्यों, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इसलिए मुझे आपको लिखाते हुए जाना है। ये कोई एक लाइन का डेफिनेशन एक्चुअल में है नहीं, मैंने सोचा कि आपको सारा पॉइंट एक बार कवर करूं, ऐसे इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है, बट इन दैट केस इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट यहाँ से मिस हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि लंबा पूरा का पूरा लिखा देते हैं, फिर बाद में शॉर्टकट में एक लिखा देंगे, उसमें क्या। पर्सनल इफेक्ट्स क्या होता है बोलो तो, पर्सनल इफेक्ट्स क्या होता है, पर्सनल इफेक्ट्स मीन्स, लिखना सर, personal effects, that is to say movable property including wearing apparel, wearing apparel and furniture, and furniture, bracket close करना, held for personal use by the SSC or any of or any member of his family, any member of his family dependent on him, dependent मतलब सर इट्स लाइक जो पर्सनल इफेक्ट्स का क्या मतलब है, मतलब जो कैपिटल एसेट से बाहर जाता है, ठीक है, मतलब डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है, मतलब जो हम लोग पर्सनल लेवल में यूज करते हैं, ठीक है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें जैसे कि हम लोग जो पहनते हैं, वेयरिंग अपैरल, जो फर्नीचर्स वगैरह है, ठीक है, जो हम लोग पर्सनल यूज भी करते हैं, या फिर हमारे फैमिली में कोई मेंबर्स है जो हमारे घर के अंदर ये सब चीजें यूज करते हैं, जिसका वैल्यूएशन है, बट ऐसा भी नहीं कि हमारे जो
वेयरिंग अपैरेल्स है, जिसका कीमत है, जिसका दाम है मे बी, ठीक है, कुछ पार्ट्स वगैरह हम लोग दाम महंगा यूज करते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि वो हर एक चीज को आप कैपिटल एसेट दो, ठीक है। अगर कोई पेरिस में जाके 4 लाख का कोई महंगा पर्स लेके आता है या कुछ भी मटेरियल्स या वायरिंग अपैरेल लेके आता है, तो अगर उसको बेच देगा तो क्या कैपिटल गेन हो जाएगा? इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो अगर कैपिटल एसेट नहीं है और अगर आप उसको बेचते हो तो वो कैपिटल गेन ट्रीटमेंट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर इतना सर क्लियर ऐसा कार्ड क्या होगा? हाँ कार्ड हाँ, कार को आप पर्सनल इफेक्ट में बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरेल, फर्नीचर, ठीक है। कार भी इसके अंदर आ सकता है, बट कार कैपिटल एसेट भी ट्रीट हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, मैं कार के बारे में बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। बट बेसिकली जो पर्सनल इफेक्ट्स है, ठीक है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। ये कैपिटल एसेट क्या नहीं है वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है, बीच में कार कैपिटल एसेट में भी आ जाता है पहले। अच्छा, इसमें एक्सक्लूड कुछ कर, ये जो पॉइंट है इसमें कुछ एक्सक्लूड करना, देखना सर, एक्सक्लूजन। तो ये जो मैं पर्सनल इफेक्ट आपको बता रहा हूँ इसमें क्या एक्सक्लूड होता है, ध्यान से समझना सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। मैं आपको क्या लिखाया कि कैपिटल एसेट क्या है वो लिखा रहा हूँ, लेकिन बीच में मैंने लिखाया जो कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होता है, बट पर्सनल इफेक्ट मैंने बोल तो दिया आपको। तो एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ इनकम टैक्स का भाषा मैं यूज कर रहा हूँ आपके सामने। अब इनकम टैक्स आपको पर्सनल इफेक्ट तो बता रहा है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट बताने के बाद भी उसमें एक्सेप्शन ढूंढ रहा है, ठीक है। जैसे मानो कि आपके पास ज्वेलरी है, ठीक है, आपके पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी आपका पर्सनल इफेक्ट है या नहीं, पहले मुझे ये बताना, ज्वेलरी आपका पर्सनल इफेक्ट है या नहीं, प्लीज टेल मी सर। आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके बहन के पास, आपके माँ के पास, आपके वाइफ के पास जो भी ज्वेलरीज वगैरह होता है, मतलब जो महंगा ज्वेलरी, ऑब्वियसली जंग ज्वेलरी का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो महंगा ज्वेलरीज है, जो गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का या डायमंड का, ये पर्सनल इफेक्ट तो है, बट ये कैपिटल एसेट में आ जाएगा, इसीलिए एक्सक्लूजन में है, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट होने के बाद भी ये एक्सक्लूजन में, तो ज्वेलरी एक्सक्लूड है सर, पर्सनल इफेक्ट के बाहर रखा जाता है। और क्या सर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, समझते हो सर आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस जब आपके पास कोई पुराना एंटीक चीजें हैं, तो बहुत मतलब बहुत दाम होता है, ठीक है, कोई पुराना आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आपके पास है जो आपने खरीदा था। जैसे हमारे इंडिया में जो पुराना मंदिर है, पता है उसका क्या वैल्यू है? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप लोग अजंता इलोरा के बारे में सुने हो? हाँ सर, अजंता इलोरा के बारे में सुने हो आप लोग? है दादा। किसी ने विजिट किया कभी इलोरा या अजंता? ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में आता है सर। ऐसा एक नहीं, बहुत है। जैसे मानो हमारे आसपास में उड़ीसा में भुवनेश्वर में उदयगिरी और खंडगिरी, ठीक है, वहाँ पर भी वो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बट उससे भी काफी महंग, मतलब कोणार्क टेम्पल, ठीक है, उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में भी कुछ अच्छा अच्छा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बट मैं आपको कुछ फेमस बता रहा हूँ जो इंटरनेशनली बड़ा ही फेमस है, साउथ में बहुत ज्यादा है। बट मैं आपको अजंता इलोरा के बारे में बस बता रहा हूँ। ये अजंता इलोरा का जो एक एक कार्विंग से जिस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, ये इतना महंगा, करोड़ों के दाम पे बिकता है सर इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब लेकिन क्या ये बेचना चाहिए? नहीं सर, ये तो बेचना नहीं चाहिए, चोरी करता था लोग, ठीक है। तो अगर मानो कि आप कहीं से भी कोई कलेक्शंस कहीं से परचेस करके अपने पास रखे हो, ठीक है, दैट इज योर एसेट सर, बहुत दाम में बिकता है। ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो इसका जो जो ड्राइंग्स होते हैं, जो इसका जो इसका ये जिसको नॉलेज है ना वही समझ सकता है कि ये कितना दाम है, होता है ये सब चीज़ों का, ठीक है। ये सब चीज़ें ना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है, इतने पुराने टाइम से आज भी है, मतलब ये बहुत महंगा आता है।
और कुछ लोग तो चोरी करके इसका स्मगलिंग भी करता था, उनको पकड़ा गया सर। और ये सब स्मगलिंग पहले से थोड़ा कम हुआ है, पहले से थोड़ा कम हुआ है रियली। मतलब ये इंडिया का जो आर्टिस्टिक नेचर है ना, जैसे ये गौतम बुद्धा देखो आप, ठीक है, गौतम बुद्धा ही है ना, हाँ सर बुद्धा है, ठीक है, आप समझ सकते हो मतलब आज से 1500-2000 साल पहले क्या क्या नहीं करता था उस जमाने का आर्किटेक्ट, ठीक है। मतलब सीरियसली हम लोग बोलते हैं आज का क्या, मॉडर्न मॉडर्न जमाने में क्या है सर, कुछ नहीं है। कुछ शीशा लगा देते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं ईंट लगा के, क्या आर्किटेक्ट, कुछ नहीं, मेहनत ही नहीं करता। आज के डेट में कुछ नहीं होता, आर्किटेक्चरल के नाम पे डब्बा है मैक्सिमम केस में। कुछ अच्छा अच्छा काम होता है, बट उस जमाने का जो आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये नहीं। तो ये सब अगर किसी के पास है ना तो बहुत महंगा माना जाता है, ठीक है। तो आपका आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, फेमस ड्राइंग्स ऑब्वियसली लाइक पाब्लो पिकासो या फिर समथिंग लाइक दैट। पेंटिंग्स, अगर किसी के पास विंची का पेंटिंग है, विंची जानते हो ना, लियोनार्डो दा विंची, हाँ सर। या फिर अगर आप इंडिया में बात करें तो किसी के पास अगर अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, ठीक है, भाई या दादा जो भी थे, मतलब या तो बड़े भाई या तो छोटे भाई, एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर आप कभी भी इंडियन म्यूजियम विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा अवनींद्रनाथ टैगोर, बहुत ही फेमस पेंटर है, बहुत सारे। जोगिन चौधरी बोल के रिसेंट ट्रेंड में एक बहुत फेमस पेंटर है, ठीक है। तो इनका पेंटिंग्स का बहुत दाम है, महंगा है, ठीक है, और कलाकृति अलग लेवल का होता है। ये कभी कभी पेंटिंग्स के ऊपर ये होता है सर, आर्ट गैलरी में रविंद्र सदन एरिया में अ, ये बैठता है सर, पेंटिंग्स का शोकेस करता है, और लोग विजिट करता है और जिसको समझ है वो परचेज भी करता है। तो ये सब चीजें कैपिटल एसेट्स के अंदर आ जाता है, मतलब एक्सेप्शंस में क्यों है ये सब, बिकॉज इसका महंगाई है, इसका वैल्यूएशन, ठीक है। सो ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गया, ड्राइंग्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, कल्चर्स, और एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल एसेट के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। ये सब कैपिटल एसेट के अंदर काउंट किया। सिंपल बात है कि अगर किसी के पास ज्वेलरीज है, ऑर्नामेंट्स है, उसको बेच के, या कोई प्रीसियस या सेमी प्रीसियस स्टोन्स है, स्टोन समझते हो, स्टोन लाइक जैसे मानो कि क्या क्या सब वो, जो लोग थोड़ा सा ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता है उनको दिया जाता है ना, नीला पहनना है, मोगा पहनना है, मुक्ता पहनना है ना, जो स्टोन्स सेमी प्रेशियस हो या प्रेशियस हो, ठीक है। स्टोन वगैरह जो स्टोन के लिए बड़ा फेमस है एक्चुअली, इंडिया में जो स्टोन एक्चुअली आता है, स्टोन का बिजनेस सबसे अच्छा करता है म्यांमार, पता है आप लोगों को, हाँ, म्यांमार जानते हो, हाँ सर, म्यांमार मतलब, देख रहे हैं सर, ये मैंडले में है, ठीक है। मैंडले ब्रिटिश जमाने में ब्रिटिश का जेल हुआ करता था, जो भारत के बड़े बड़े लोगों को ना वहां पर जाके डाल देता था। ये देखो सर, मैंडले स्टोन सर्किल, कभी म्यांमार घूमने जाओगे ना तो स्टोन मार्केट जरूर विजिट करना। एक्चुअली इंडिया में जो स्टोन आता है ना वो सब म्यांमार से आता है, पता था किसी को, हाँ सर, ये नॉलेज था आप लोग। इंडिया में मैक्सिमम जो स्टोन का मार्केट है ये ज्यादातर म्यांमार से आता है। म्यांमार का इकोनॉमी का वन ऑफ द मेन जो इकोनॉमी का उनका पिलर है वो है स्टोन, ठीक है। स्टोन, रबर, मतलब रबर में प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता है, पर स्टोन के लिए तो म्यांमार बड़ा ही फेमस है। देख पा रहे सर, हेलो, ये देखो, जेड स्टोन, बहुत लोग पहनते हैं हमारे देश में, एस्ट्रोलॉजिकल कारण में पहनते हैं, कुछ लोग शौक से पहनते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, अरे हाँ ये ना कुछ तो बोलो, ये देखो जेब मार्केट म्यांमार, देख रहे हैं सर, तो म्यांमार विजिट करना और स्टोन खरीद के लाना।
इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये सब अगर आपके पास है, चाहे वो सेमी प्रीशियस हो, प्रीशियस हो, ये सब बेच के अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो सब कैपिटल एसेट हो जाएगा। बट ये सब पर्सनल इफेक्ट था, बट फिर भी इसको कैपिटल एसेट के अंदर काउंट करना पड़ेगा बिकॉज ये एक्सेप्शंस के अंदर है। ओके साहब, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सर अभी भी बात खत्म नहीं हुआ, फिर क्या बोलोगे, अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं सर, कैपिटल एसेट में तीसरा पॉइंट, सर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। क्या है सर? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है, के बारे में भी आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं। देखो सर, रूरल एग्रीकल्चरल सर, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपके पास है मतलब गांव का जमीन, क्या गांव का जमीन बेच के आपको कैपिटल गेन हो जाएगा? नहीं होगा सर, इसीलिए तो एक्सेप्शन में है। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्शन का थर्ड पॉइंट डज नॉट इंक्लूड का तीसरा पॉइंट, गांव का जमीन कैपिटल एसेट नहीं। समझ में आ रहा है सर? बट इसमें भी इसमें भी थोड़ा झमेला है। हर चीज पे एक बार हाँ बोलता है, फिर कुछ मिनट बाद ना भी बोल देता है। पहले ही बोला कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एक्सेप्शंस में आता है। यस दैट्स ट्रू। इन इंडिया दैट इज agricultural land which is not situated in any specific area, in any specific area। ठीक है, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है। एज पर द डेफिनेशन लिखना, एज पर द डेफिनेशन only rural agri land, only rural agri land इन इंडिया, इन इंडिया, हाँ सर, बाहर का नहीं। अगर किसी के पास बाहर का एग्री लैंड है, मतलब मानो नेपाल में एग्री लैंड है या भूटान में एग्री लैंड है, खरीद के रखा है प्राइवेटली, ठीक है, उसको काउंट मत करना, वो कैपिटल एसेट में ट्रीट हो जाएगा। एज पर द डेफिनेशन ओनली रूरल एग्री लैंड इन इंडिया, इसलिए बार बार इन इंडिया वो यूज किया जा रहा है, आर एक्सक्लूडेड, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्म, excluded for the term capital asset। याद रखना सर, ये सब वाइटल पॉइंट चल रहा है, एग्जाम में सवाल भी ऐसे पूछ लेते हैं। हेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस अर्बन लैंड का क्या होगा? अगर कभी शहर में किसी का एग्री जमीन है, अर्बन एग्रीकल्चरल, जैसे हमारे कोलकाता में धापा बोल के एरिया, आप लोग जानते हो, साइंस सिटी के ऑपोजिट साइड वाला एरिया, तो बेसिकली एक्चुअली धापा एरिया है। साइंस सिटी बना है तो नाम साइंस सिटी पड़ गया, लेकिन वो एक्चुअली एरिया का नाम है धापा। जानते हैं ना सर आप लोग? वहाँ पर बहुत अच्छे एग्रीकल्चर होता है सर। कोलकाता का जो बेसिकली गंदगी है उसको यूज करके अच्छा खासा एग्रीकल्चरल कन्वर्जन है सर, रिसाइकलिंग अच्छा होता है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंस्टिट्यूट कैपिटल एसेट, इंस्टीट्यूट, मतलब अगर किसी को शहर में जमीन है, ठीक है, एग्रीकल्चरल जमीन, मतलब शहर के अंदर एग्रीकल्चरल का काम होता है। सर ऐसे शहर है क्या जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है? हाँ सर होता है, पूना में है, नासिक में है,
ठीक है, बैंगलोर के भी आउटस्कर्ट्स में है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि शहर से कितना दूर के अंदर जमीन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जमीन को एग्रीकल्चरल मतलब शहर का जमीन बोले कि आपा एग्रीमेंट। देख सकते हो, ये इसका इमेज मिल जाएगा। ये एग्जैक्टली साइंस सिटी के जस्ट ऑपोजिट में ही आपको ऐसा धापा में एग्रीकल्चर होता है। ये सब डंपिंग ग्राउंड है सर, डंप कर करके पहाड़ बन चुका है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो सब। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के फील्ड भी है। ठीक है, ये सब एरिया में भी आपको मतलब ये सब एग्रीकल्चरल लैंड तो है, बट ये एग्रीकल्चरल लैंड तो है। ये देखो सर, आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है सर? ये देखो क्या है, ऑपोजिट साइड में क्या दिख रहा है, रॉयल बंगाल आईटीसी। इधर आपका ये क्या है, ये आपका, अरे बड़ा होटल चेन का नाम क्या है बताओ ना। ये आईटीसी दिख रहा JW है। Marriott. हाँ, JW जेडब्ल्यू Marriott. मैरियट, हाँ सर, थैंक यू, जेडब्ल्यू मैरियट। ये इधर आपका आईटीसी रॉयल, और उसके जस्ट ऑपोजिट में ये रहा शहर का जमीन। ठीक है, तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स भी, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स भी बोलते हैं। और ये वेटलैंड जो है ना, जो बेसिकली कोलकाता का मतलब पूरा कोलकाता का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, मतलब इसका पूरा कोलकाता का ड्रेनेज सिस्टम का जो बेसिकली जो गंदगी है, जो घर का जो वेस्टेजेस वगैरह है ना डेली का, वो सबको भी यहाँ पर डंप कर किया जाता है। और इसके ऊपर बेस करके जो बेसिकली मैन्योर का काम करता है, उसको मैन्योर बना के खेती भी किया जाता है। बट ये सिटी के अंदर है बेसिकली, सिटी के अंदर है, मतलब सिटी से बहुत नजदीक भी है। और इसको क्या बोलेंगे, अर्बन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे, है ना। और अगर किसी के पास ये जमीन है और इसको बेच के अगर उसको गेन होगा, तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जैसा बिहेव नहीं होगा उसके साथ, है ना। वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगा। इसका काफी दाम है सर, बहुत वैल्यूएशन है इसका। ठीक है, तो आपको महंगा मतलब ये कैपिटल गेन ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना बात है सर। मतलब ऐसा नहीं कि एग्री लैंड है होने से ही आपको एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसीलिए मैंने आपको ये सब पॉइंट थोड़ा लिखा दिया। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंस्टिट्यूट कैपिटल अकॉर्डिंगली। द एग्रीकल्चरल लैंड, एग्री लैंड डिस्क्राइब्ड in point A and B below, being land situated, मैं आपको समझाता हूँ क्या है situated within specific urban limits, specific urban limits fall within the definition, fall within the definition of capital asset. Definition of capital, transfer of such land and transfer, शॉर्ट में लिखा ट्रांसफर ऑफ सच लैंड। ट्रांसफर मतलब सेल करना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सच लैंड would attract capital gain tax। तो आपको मन में चल रहा है सर ये पॉइंट ए और बी है क्या, ये पॉइंट ए और बी क्या है और इसका लीस्ट क्या है। चलो बी तो लिखाना है थोड़ा, पीछे पॉइंट ए करके लिखना आप लोग। पॉइंट ए मीन्स
एग्री लैंड situated in any area within the jurisdiction of a municipality or cantonment board. Cantonment board having population not less than सर म्युनिसिपैलिटी के बाद क्या है? हाँ municipality or Municipality. cantonment board. Municipality or cantonment board. Cantonment board is like जैसे जो आर्मी एरिया होता है ना, पुलिस आर्मी एरिया, जैसे दमदम कैंटोनमेंट हमारे कोलकाता में है, मतलब अभी आर्मी क्वार्टर टाइप. हाँ आर्मी क्वार्टर टाइप, मतलब उनका कॉलोनी होता है, जैसे आगरा कैंटोनमेंट, ठीक है। साउथ में भी जाओगे तो कुछ है, दिल्ली के सामने आगरा कैंटोनमेंट बोलकर होता है, बैरकपुर कैंटोनमेंट हुआ करता था, ठीक है। जैसे कैंटोनमेंट एरिया होता है जो जहाँ पर बेसिकली आर्मी का पूरा एकदम आर्मी या फिर पुलिस का पूरा बैरक होता है, ठीक है। तो उनका जो एरिया होता है ना वो भी म्यूनिसिपैलिटी तरह ही होता है, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10, इसका जनसंख्या 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। और पॉइंट बी, डिग्री लैंड situated in any area within such distance, within such distance measured aerial, मतलब एयर डिस्टेंस नापा जाता है, एरियल aerial distance measured aerially in relation to the range of population as shown below। चलो मैं आपको रेंज पूरा चार्ट लिखाऊंगा, ठीक है, कि क्या चार्ट है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो चार्ट के बेसिस में आपको एक एग्जांपल भी मैं कराऊंगा। सर को पीछे कीजिएगा, बड़ा करना है क्या? यस सर। यहाँ पर यस सर। सर मेजर्ड के बाद क्या है? एडियसली। हाँ एरियली, कहाँ पर बोल रहे हैं? लास्ट थर्ड लाइन, ये वाला ना, ये एरियल है, एरियल, AERIALLY, एग्री लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियल, आसमान का डिस्टेंस नापा जाएगा, रोड या रेल डिस्टेंस नहीं, ठीक है, रोड या रेल डिस्टेंस नहीं, आसमान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, एरियल डिस्टेंस इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज शोन बिलो। अभी मैं लिस्ट लिखाऊंगा, हो गया? यस सर। चलो सर लिस्ट ड्रॉ, एक तरफ हेडिंग करना शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, shortest aerial distance from the local limits of municipality, shortest aerial distance from the local
from the local limits of municipality or cantonment board ठीक है, और कैंटोनमेंट। ये आपका डिस्टेंस का एरिया है और एक तरफ लिखना पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस। सेंसस क्या होता है? जनगणना ना, जनसंख्या का जो काउंटिंग होता है ना उसको सेंसस कहते हैं। ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर गवर्नमेंट पब्लिश करेगा। have been published before the first day of previous year। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर का कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर का जो पहला दिन है, जैसे 1 अप्रैल, उसका जो लास्ट दिन है, मतलब 31, अगर मानो 21 22 का कैलकुलेशन हो रहा है तो 21 का 31 मार्च तक का जो पॉपुलेशन का डेटा है उसको लिया जाएगा फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, वहां तक का जो पॉपुलेशन का डेटा है हम उसे मेजर करेंगे। रूल क्या है? पॉइंट 1, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का डिस्टेंस, तो जैसे मानो कि ये जो धापा है क्या लगता है, ये क्या कोलकाता के 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर है सर? कोलकाता का जो सिटी का एरिया है क्या ये उसका 2 किलोमीटर रेंज के अंदर आ जाएगा? बोलो। हाँ सर, अरे आ जाएगा सर, मैं आपको कोलकाता दिखा देता हूँ। कोलकाता कहाँ तक है सर? ये देख रहे हैं जरा, ये व्हाइट एरिया, चारों तरफ ग्रीन के बीच में ये व्हाइट एरिया नजर आया ना, इसको एक्चुअली ग्रेटर कोलकाता या मेगा सिटी कोलकाता कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ कोलकाता ही नहीं सर, इसके अंदर कोलकाता है, साउथ 24 है, नॉर्थ 24 का जो सिटी एरिया, साउथ 24 या नॉर्थ 24 बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है सर, लेकिन उसका जो सिटी वाला एरिया है जो कोलकाता के अंदर आ चुका है, ठीक है, जो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट के अंदर आ चुका है। सॉल्ट लेक न्यू टाउन भी है, मतलब ऐसे देखा जाए तो फ्रॉम कोल्हानी टू, मतलब इधर नॉर्थ में कोल्हानी, साउथ में बारुईपुर, वेस्ट में हावड़ा का एंड तक, मतलब हावड़ा का जो सिटी एरिया है, और ईस्ट में सॉल्ट लेक न्यू टाउन तक। ठीक है, ये ओवरऑल मेगा सिटी कोलकाता होता है। ठीक है, इस मेगा सिटी कोलकाता का पॉपुलेशन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है सर, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़, मतलब पूरा वेस्ट बंगाल में रहते हैं 10 करोड़ लोग, और सिर्फ इस जोन में रहते हैं 1.5 से भी ज्यादा, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, मोर देन 1.5 करोड़ लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। पूरा वेस्ट बंगाल में जितना लोग रहता है उसका 1.5 करोड़ पॉपुलेशन यहीं पर रहता है। आप समझ सकते हो कि मेगा सिटी कोलकाता का एरिया, मतलब जिस तरह का जनसंख्या का प्रेशर, बहुत बहुत हाई जनसंख्या का प्रेशर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर वो तो समझ गए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है सर? पड़ता है ना कि अगर कोई जगह बड़ा एरिया है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी है, तो म्यूनिसिपैलिटी से, जैसे मैं आपको साइंस सिटी का एरिया दिखा रहा था, ये रहेगा आपका, ये आपका साइंस सिटी दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको साइंस सिटी दिखाया था, और ये साइंस सिटी से बगल में ये रहा आपका वो धापा का जो बेसिकली एग्री लैंड था। ठीक है,
तो ये एग्री लैंड 2 किलोमीटर के रेंज में तो है ही, बिल्कुल है, 2 से 4 किलोमीटर के रेंज के अंदर आ जाएगा। ना क्वेश्चन इज दैट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको बेच के जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन हो जाएगा। तो रूल कहते हैं कि अगर कोई कैंटोनमेंट बोर्ड्स के या म्यूनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर कम, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 2 किलोमीटर का रेंज है, और अगर पॉपुलेशन उस एरिया का 10,000 से ज्यादा है, मतलब सिटी का या म्यूनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा है, कोलकाता का पॉपुलेशन तो सर मेगा सिटी है 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या बताए इसमें, मतलब मेगा सिटी होने के लिए या मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के लिए 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ ये 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है, मतलब क्या बता रहा हूँ। लेकिन रूल कहता है कि अगर पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी इज 10,000 एंड उसकी 2 किलोमीटर के आसपास में कोई पर्टिकुलर जमीन है जो एग्री लैंड है, उसको गांव का जमीन नहीं शहर का जमीन माना जाएगा। इवन इसका इफेक्ट आपको बैंक लोन में भी मिलता है। ये जो मैं आपको इफेक्ट बता रहा हूँ ना, इसका इफेक्ट आपको बैंक लोन में भी मिलेगा। अगर किसी का मानो गांव के आसपास में जमीन है और वो चाहता है कि जमीन को दिखा के या जमीन को मॉर्गेज रख के लोन लेगा, अगर वो गांव का जमीन है ना, तो उसको कोई कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि गांव का जमीन को बेच के ना किसी भी बैंक को ना उसका पैसा नहीं मिलेगा उस तरह से। तो कभी भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो शहरी जमीन है तो उसका जो ट्रांसफर होने का चांसेस ज्यादा है, लिक्विडिटी बढ़ जाता है, क्योंकि शहर में आके ना लोग घर बनाता है, जमीन खरीदते हैं। गांव में क्या है, खेती के लिए यूज होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, और वहां पर कोई जाके जमीन खरीदेगा नहीं इस तरह से। वो जो भी होगा एग्रीकल्चरल पार्टीज के बीच में चेंजेस हो सकता है, बट उसका वैल्यूएशन बहुत हाई फाई नहीं होता है। इसीलिए कभी भी आप ये देखिएगा, गांव का जमीन है उसको मॉर्गेज करके आप लोन लेना चाहोगे, सिर्फ वो कोऑपरेटिव बैंक या गांव का बैंक दे सकता है, बट कोई भी कमर्शियल बड़ा बैंक आपको इस तरह का लोन प्रोवाइड करने का हेल्प नहीं करता। ये नॉलेज रखना जरूरी है सर, कि आपका जमीन कहाँ है, आप कहाँ जमीन खरीद रहे हो, अगर आपको उसके बेसिस में लोन लेना है तो कौन से बैंक में जाना चाहिए। ठीक है, ये भी इफेक्ट करता है सर, बिकॉज कैपिटल गेन का मैटर है ना। तो जिसको बेच के दाम वैल्यू मिलता है वो कैपिटल एसेट के अंदर आ जाता है, और कैपिटल एसेट को बैंक पसंद करता है। ठीक है, तो बात ये है सर, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और उसके आसपास में 2 किलोमीटर के आसपास जमीन है, तो उसको गांव का जमीन नहीं अर्बन लैंड माना जाएगा। अगर पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज्यादा है और 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर के बीच में कोई गांव का जमीन है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसको गांव का जमीन नहीं माना जाएगा, उसको अर्बन लैंड माना जाएगा। अगर वो 1 लाख वाला पॉपुलेशन वाला शहर, 1 लाख वाला पॉपुलेशन वाला शहर, जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल में बात करूँ तो इट्स लाइक जैसे कि मतलब ग्रेटर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख, लाइक दुर्गापुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी, खड़गपुर, मिदनापुर, ठीक है, जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर के अंदर आता है। ठीक है, ऐसे शहर बहुत मिलेगा आपको, बहुत सारे ऐसे शहर बहुत है भारत में। छोटा शहर बोलते हैं इसको, स्मॉल टाउन। ठीक है, मतलब मीडियम टाइप ऑफ टाउन, स्मॉल टाउन तो ये 10,000 वाला हो गया, और ये मैं आपको बोल रहा हूँ मीडियम टाइप ऑफ सिटीज। ठीक है, इसका पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में होता है। थर्ड पॉइंट, ग्रेटर देन 6 किलोमीटर बट लेस देन इक्वल्स टू 8 किलोमीटर के रेंज में आता है, और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पूना, ऐसा शहर के आसपास में 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के रेंज में रेडियस। ठीक है, मतलब अगर मैं कोलकाता से ही आपको एग्जांपल दूं तो कुछ बात इस तरह का होगा, ये कोलकाता है, इसके आसपास में 6 से 8 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई जमीन है, उसमें आप खेती करते हो कोई बात नहीं, बट वो गांव का जमीन नहीं, वो एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब उसको अर्बन लैंड माना जाएगा, और उसको सेल करके जो गेन होगा वो कैपिटल एसेट होगा। आई होप कि क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
हाँ सर, ये बताइए थोड़ा। तो ये था पॉइंट 3 और उसका एक्सेप्शन, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, बट अगर अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और शहर से कितना एरियल डिस्टेंस में है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको कैपिटल एसेट बोला जाएगा ये सब। ठीक है, पॉइंट 4, पॉइंट 3 चल रहा था सर। पॉइंट 4, स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, इसके बारे में क्या कहता है सर कैपिटल एसेट का? 6.5% गोल्ड बॉन्ड होता है सरकार का, या फिर 7% गोल्ड बॉन्ड होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ। मतलब गोल्ड, मतलब वो एक ऐसा बॉन्ड है जिसका बैकिंग में गोल्ड है, और अगर आप ये बॉन्ड परचेज करते हो तो गवर्नमेंट आपको 6.5%, 7% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 में आया था, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 में आया था। ठीक है, और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, ये भी 1980 का है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इशू जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटल एसेट नहीं ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी डज नॉट इंक्लूड में बात कर रहे हैं। ठीक है सर। 4, 5 स्पेशल बियरर बॉन्ड, नाइनटीन 91 में स्टार्ट हुआ था, इशूड बाय सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी एक तरह का कैपिटल एसेट, मतलब ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसे तो है एसेट, बट इसे भी डज नॉट इंक्लूड किया जाता। पॉइंट नंबर 6, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, issued under issued under gold deposit scheme, 1999, और डिपॉजिट सर्टिफिकेट issued under gold monetization scheme, 2015, and gold monetization scheme 2018, notified by CG, notified by CG, CG means central government। ये सब क्या है, ये जो भी मैं पॉइंट आपको लिखा है, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये सब भी डज नॉट इंक्लूड में आता है, मतलब कैपिटल एसेट ट्रेड नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप इसको बेचोगे तो बदले में आपका कैपिटल गेन लागू नहीं होगा। समझ में आया सर? हेलो, समझ में आया? लंबा लिस्ट था, बीच में एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी था। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड का था, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर भी कुछ पॉइंट्स था। ठीक है, ज्वेलरीज का, पर्सनल इफेक्ट्स का पॉइंट था, और एग्रीकल्चरल लैंड में तो गजब का पॉइंट था सर। ठीक है, आई होप आपको कैपिटल एसेट क्या है समझ में आया सर? हाँ सर, मतलब जो एक्सेप्शन है वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, मतलब बात ऐसा है कि कैपिटल एसेट को बेच के ही कैपिटल गेन होता है, बट कैपिटल एसेट में ये झमेला भरा हुआ था। तो आई होप कि कैपिटल एसेट का झमेला समझ में आया। बोलो सर। हेलो, अरे आप लोग है खो गए या चले गए? हाँ ना, कुछ तो बताइए।
बोलिए सर, किसी का कोई आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो हमको, हम खो गए हैं। बोलो सर। यस सर। ये सर ना, ये कैपिटल एसेट का लंबा डेफिनेशन था सर, इसके अंदर मैंने आपको एक्सेप्शनल पॉइंट्स को भी बता दिया, ठीक है। ये था कैपिटल एसेट क्या है, कैपिटल गेन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैपिटल एसेट को बेच के आपको कैपिटल गेन होता है, सेक्शंस भी मेंशन कर दिया था, ठीक है। सर अगर 8 किलोमीटर के अगर बाहर चला जाता है तो फिर वो इसमें नहीं आएगा? अगर 1 किलोमीटर के बाहर चला जाएगा तो रूरल लैंड हो जाएगा। और उसका पॉपुलेशन कितना भी हो वो रूरल में आ जाएगा? हाँ, पॉपुलेशन कितना भी हो, मतलब ऐसे चलो तेरे को एक क्वेश्चन करा, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है मैं समझा दूंगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट, ठीक है। मतलब म्यूनिसिपल एरिया है जहाँ से तुम्हारा जमीन 1 किलोमीटर दूरी में है, ध्यान से समझना। और म्यूनिसिपैलिटी का या कैंटोनमेंट बोर्ड का लास्ट ईयर का जो फर्स्ट डे का पॉपुलेशन है वो है 9,000 का। अब मुझे बता कि अगर मेरा म्यूनिसिपल लिमिट से जमीन 1 किलोमीटर की दूरी में है, ठीक है, और मेरा म्यूनिसिपैलिटी का या कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन 9,000 का है, तो क्या ये जमीन मेरा कैपिटल एसेट है या नहीं? नो सर, नहीं होगा। क्या रीजन काम किया, क्या कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पर सर क्रिएट? पॉपुलेशन पॉपुलेशन मोर देन 10,000 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये पहला एक कॉन्सेप्ट था कि पॉपुलेशन 10,000 होना जरूरी था, उसके बाद किलोमीटर देखना था, लेकिन पॉपुलेशन मैच नहीं किया तो किलोमीटर का क्या करें। तो ये मेरा जो जमीन है ये कौन सा जमीन हो जाएगा, कैपिटल एसेट नहीं होगा तो रूरल लैंड हो गया, है ना। रूरल लैंड कैपिटल एसेट यस में नहीं होता, रूरल लैंड कैपिटल एसेट में नहीं आता। आपको बता दूं कि अगर किसी का जमीन है और जमीन को बेच के आप गेन करोगे ना, अगर वो कैपिटल एसेट हो जाए, जितना गेन करोगे उस पर 20% सरकार चार्ज लेता है आपसे, 20% टैक्स ले लेता है आपसे। सर, रूरल पे टैक्स नहीं लेता है? रूरल पे टैक्स नहीं, गांव का जमीन पे टैक्स नहीं है। वही वाला खरीदेंगे। ये अच्छा बोला, रूरल पे टैक्स वही वाला करते हैं, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स आएगा, मैं आगे आगे बताऊंगा कि वो जमीन किस पर्पस पे यूज करते हो, क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड है कि वो रहने का जमीन है, इस तरह का कुछ पॉइंट्स आएगा बाद में बताएंगे। अच्छा, पॉपुलेशन 12,000 है और जमीन 1.5 किलोमीटर के अंदर है, होगा। मतलब ये कैपिटल एसेट हो जाएगा ना। यस सर। सर पॉपुलेशन 11 लाख है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 10 लाख से ऊपर होने से ही मेट्रोपॉलिटन सिटी हो जाता है। पॉपुलेशन 11 लाख है और जमीन 2 किलोमीटर के अंदर है। यस सर, होगा। सर पॉपुलेशन 80,000 है और जमीन 3 किलोमीटर के रेंज में है। नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि मोर देन 2 किलोमीटर, लेस देन 6 किलोमीटर होने पे मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन होना चाहिए। थैंक यू सर। अगर शहर का जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होता तो 2 से 6 किलोमीटर के बीच में अगर जमीन पड़ता तो उसे हम शहर का जमीन या कैपिटल एसेट मान लेता, ठीक है। क्योंकि इन दिस केस मेरा जमीन, शहर तो है ठीक है, 80,000 में शहर तो बन गया मेरा, पॉपुलेशन कैंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी तो हो गया, छोटा शहर है, ठीक है। लेकिन जमीन 3 किलोमीटर के बाहर है, 2 से 6 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए था, वो भी है, बट पॉपुलेशन यहाँ पर 1 लाख से नीचे है। 1 लाख से नीचे होने से और 3 किलोमीटर तो ठीक था, नो प्रॉब्लम, बट पॉपुलेशन मैच नहीं किया, तो ये जमीन मेरा नॉट कैपिटल एसेट ना, तब इसको बेच के मुझे कैपिटल गेन नहीं होगा, इसको बेच के मुझे कैपिटल गेन नहीं होगा, ठीक है। अरे सबको समझ में आ रही है या सिर्फ विश्वजीत ही जवाब देगा?
अरे सर सर नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन 3 लाख का है और जमीन 4 किलोमीटर की दूरी में है। ये सर होगा। कौन सा रूल फॉलो हुआ? 1 लाख से ज्यादा है और 2 to 6 किलोमीटर 6 के अंदर किलोमीटर। जमीन है ना। पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और जमीन 2 से 6 किलोमीटर के अंदर है, तो ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। और क्योंकि ये कैपिटल एसेट है, इसको बेच के कैपिटल गेन आ जाएगा और कैपिटल गेन होने पे टैक्स भी लग जाएगा। बिल्कुल। सर 8,000 का जनसंख्या है, अच्छा नहीं 12 लाख का, 12 लाख का जनसंख्या है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 5 किलोमीटर में जमीन है, क्या करें? बिल्कुल कैपिटल एसेट ये है सर ना, होगा। बिल्कुल होगा। पॉपुलेशन 8,000, जमीन 6 किलोमीटर दूरी में है, नो सर नहीं होगा। काटपुर गांव है सर, तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉट कैपिटल एसेट। पॉपुलेशन 4 लाख, जमीन 7 किलोमीटर दूरी में, नो सर नहीं होगा। सर बाई रोड नहीं है, याद रखना, रोड में किलोमीटर काउंट मत करना, एरियल, एरियल मतलब एयर डिस्टेंस नापा जाएगा, ठीक है, ये सब डिस्टेंस एयर डिस्टेंस है। 4 लाख से 4 लाख का पॉपुलेशन है, 7 किलोमीटर में जमीन है, कैपिटल एसेट नहीं होगा। नहीं होगी। पॉपुलेशन 10,50,000 का है, 8 ये किलोमीटर सर में जमीन होगा। है, क्योंकि लास्ट लिमिट 8 किलोमीटर ही है ना, यस सर। और पॉपुलेशन भी 10 लाख क्रॉस कर रहे हैं, ये जमीन कैपिटल एसेट होगा, इसको बेच के जो भी आएगा कैपिटल गेन ट्रेड हो जाएगा, सरकार के घर में टैक्स जमा पड़ेगा। सर पॉपुलेशन 15 लाख है, 15 लाख, और जमीन जमीन जो है वो 9 किलोमीटर के रेंज में है। समझ में आ रहा है सर? 15 लाख मतलब मोर देन 10 लाख, और जो जमीन है वो 9 किलोमीटर में है, ये कैपिटल एसेट होगा, नॉट कैपिटल एसेट। हेलो, समझ में आया? तो भी नहीं है लिखा हुआ। हाँ सर, ये 9 किलोमीटर वाला का नहीं लिखा हुआ है। 9 किलोमीटर में आपने नहीं लिखवाया, मतलब 8 किलोमीटर ही लास्ट है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, 8 किलोमीटर लास्ट है, ठीक है, तो ये तो इसीलिए Yes, एक्सेप्शनल sir. पॉइंट था ना। वही तो एक्सेप्शनल पॉइंट था, 8 किलोमीटर लास्ट है, मतलब रूल्स जो बताता है वो 8 किलोमीटर का ही बताता है, तो अगर मुझे 9 किलोमीटर दिख जाए तो क्या मैं चुपचाप बैठे रहूंगा? क्योंकि मुझे नो पता सर। है कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख का है, 10 लाख से ज्यादा है, 8 किलोमीटर के अंदर अगर जमीन है, 10 लाख से ज्यादा का भी पॉपुलेशन हो, 15 लाख क्यों, कोलकाता का पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है, मेगा सिटी में कोलकाता इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, पता है आपको मेगा सिटी के बारे में? मेगा सिटी इन इंडिया, पॉपुलेशन वाइज अगर सिटी को मेजर किया जाए तो सबसे पहले आता है मुंबई, इसमें एक मेगा सिटी का भी रूल्स है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, मेट्रोपॉलिटन एरिया वाइज, हाँ यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखो सर, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, सबसे बड़ा एरिया है दिल्ली के पास, नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को मिला के दिल्ली एनसीआर का जोन बना है, जिसका पॉपुलेशन काउंटिंग 2,09,65,000 का है, ये 2022 का सेंसस है। महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है, मुंबई रीजन जो है वो महाराष्ट्र में आता है, इसका 2,09,61,000 का मतलब टोटल पॉपुलेशन काउंट है, ठीक है, और एरिया बड़ा है सर, अच्छा एरिया इसका है 2163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर,
मुंबई का एरिया बड़ा है, 4354 स्क्वायर किलोमीटर। चलो कोलकाता वेस्ट बंगाल 1.51, मैं बोला ना आपको 1,51,34,000 का है, और एरिया देखो 1851 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इतना लोग रहते हैं, मतलब डेंसिटी इसका ज्यादा है ना सर। ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर में 2 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ पर 1800 स्क्वायर किलोमीटर में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। मुझे तो लग रहा है कि इसका डेंसिटी सबसे हाई है कोलकाता का। चेन्नई का बेहतर है, 1189 मतलब 1189 स्क्वायर किलोमीटर में 1,15,00,000 लोग रहते हैं। बैंगलोर रिसेंट ट्रेंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ अगर किसी शहर में हुआ है तो बैंगलोर है। 8005 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है, 8005 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें रहते हैं सबसे बड़ा मतलब साइज वाइज उसमें रहते हैं 1,31,00,000 लोग। ठीक है, सबसे खतरनाक तो मुझे दिल्ली एनसीआर और कोलकाता का हालत लगा, क्योंकि बहुत ही कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। फिर आता है हैदराबाद, इसका भी 1 करोड़ के ऊपर का है, 7,257 7257 स्क्वायर किलोमीटर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। गुजरात अहमदाबाद 1866 मतलब कोलकाता जैसा ही इसका भी एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन है 84,50,000। पूना 7256 पॉपुलेशन मोर देन करोड़, एरिया बड़ा है पूना का भी। वाइजैक विशाखापत्तनम 7329 पॉपुलेशन बहुत ही लो है ना, 22,00,000 22,78,000। पूना के बाद बहुत जोर से नीचे चला। आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन में 58 लाख, सूरत 77,84,000। आई होप आपको एक आइडिया लग गया सर। और क्या है जोधपुर मदुरई जोधपुर राजस्थान 15,48,000। अच्छा जयपुर से भी ज्यादा हो गया, नहीं जयपुर होना चाहिए था, नहीं जयपुर नहीं है जोधपुर है इधर, नहीं जयपुर है, सॉरी जयपुर आ गया आपका 41,07,000 41,07,000 पे। कोयम्बटूर 29 लाख पे, कानपुर है 31 लाख पे। समझ पा रहे हो सर, ये आपका मेट्रोपॉलिटन वाइज एक पूरा डेटा मैं आपको शेयर कर, चलो कोई बात, आपको आइडिया लग गया, इतना काफी है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिटी वाइज क्या सिचुएशन है देश का, और आपको मैं कैपिटल एसेट का भी एक आइडिया दे दूँ। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में आपको रेट ऑफ टैक्स और उसका यूज के साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, होल्डिंग पीरियड मैंने लास्ट दिन बता दिया था, उसका नोट्स भी मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार घर पे गो थ्रू कर ले कि कौन सा एसेट कितना दिन तक होल्ड करने से कैपिटल गेन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको रेट चार्ट बताऊं और कैलकुलेशन। ठीक है, रेट चार्ट एंड कैलकुलेशन के साथ मैं नेक्स्ट क्लास आपके साथ, ठीक है, इलस्ट्रेशन देखने से आपको समझ में आएगा। How will you calculate the period of holding in case of following assets? Share held in a company in liquidation. एक कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, एक कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेट मतलब कंपनी बंद होने को है। ऐसे कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो कितना दिन होल्ड करने से कैपिटल गेन आएगा? कंपनी बोनस शेयर दे रहा है, और एक कॉन्सेप्ट है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट लेके हो, ठीक है, फ्लैट लेके रखे हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब कैपिटल गेन के लिए। तो अगर आप लिक्विडेट कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, द पीरियड आफ्टर द डेट ऑन द व्हिच कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब जिस दिन लिक्विडेशन के बाद का टाइम को एक्सक्लूड करना है जब आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करोगे। Therefore, the period of holding shall commence from the date of acquisition, मतलब जिस दिन आप कंपनी का शेयर खरीदे थे, and end with the date on which the company goes into liquidation। मतलब अगर आप आज किसी कंपनी का शेयर बाई करते हो, ठीक है, और कंपनी मानो 1 साल बाद बंद होने का लिक्विडेशन का डेट डिक्लेयर किया, तो जितना दिन तक वो लिक्विडेशन का डेट डिक्लेयर नहीं किया है उतना दिन तक का जो भी होल्डिंग पीरियड है उसी को आपका होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। अगर लेस देन 1 है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 1 है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, बोनस शेयर, अगर कोई कंपनी आपको बोनस शेयर देता है, द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर, जिस दिन आपको बोनस शेयर अलॉट किया जाता है एंड जिस दिन आप बोनस शेयर को ट्रांसफर करोगे वो डेट का टाइम पीरियड देखा जाएगा। ठीक है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको फ्लैट मिला है
So the period of holding shall be reckoned from the date of allotment of shares in the society and will end with the date of transfer. जिस दिन आपको फ्लैट मिला है और जिस दिन आप फ्लैट बेचने का डिसीजन लिया, ठीक है, ये आपका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने का कौन से क्वेश्चन है सर, ठीक है। मतलब अगर आपको होल्डिंग पीरियड पता है कि कहाँ से कहाँ तक होल्ड करना है, कौन सा शेयर है, उसको होल्ड करने का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर इफ यू नो दिस थिंग्स देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी इंटरेस्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और फिर क्वेश्चन में आएंगे तो कैपिटल गेन का मजा और आएगा। एक बार मैं प्रोफार्मा तो आपको बता ही दिया, अब प्रोफार्मा का यूज कल क्वेश्चन के साथ ही करें, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, नोट्स आज ही शेयर करूंगा आप लोगों को ताकि आप लोग घर पे एक बार रिवाइज जरूर करें, ठीक है। ओके सर, कैपिटल एसेट में आज आप लोग का दिमाग खाली। पिंकी, ज्योति, नील, रोशनी, संपत, शालिनी, विश्वजीत, क्लियर है ना सर? है दादा। हाँ सर। ठीक है सर, फिर टाटा, कल मिलते हैं। प्राची सर वो इनकम टैक्स का लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। इनकम टैक्स का